तो जय हिंद एवरीवन। आज बताने वाले हैं क्लास 12 के लिए एक संपूर्ण मॉडल पेपर जो कि 2022 सेट 6 इसको हल करके दिखाने वाले हैं। इससे आपकी बहुत तगड़ी प्रैक्टिस हो सके और ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना, बोर्ड एग्जाम में 90 फोड़ के आना। ठीक है, तो देखिए 2022 का सेट है। पहला क्वेश्चन खंड का है, इसको किस प्रकार से अपने बोर्ड की कॉपी पर लिखना है देखते हैं आज। देखिए जैसे कि लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या खंड का लिखा है, इसको पहले बीच में लिखना खंड का, फिर दिखाएंगे आपको किस प्रकार से लिखना। प्रश्नोत्तर संख्या 1 दायर की लिखना है कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। तो प्रताप नारायण की जो मिश्र की संपादित पत्रिका है वो ब्राह्मण पत्रिका है। आपको पता है कि मैंने क्लास 12 के लिए संपूर्ण विकल्पी की मैराथन डाल दी है। तो ब्राह्मण पत्रिका है कृति प्रताप नारायण मिश्र की। आपको किस प्रकार से कॉपी में लिखना है देखते हैं। कॉपी में सबसे पहले आपको लिखना है खंड का, उसके लिए लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 1 को यहाँ पर क्वेश्चन में लिख देना बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी बहुविकल्पी लिख देना। ठीक है, फिर वहाँ पर आपको लिखना कि प्रश्न का जो थर्ड नंबर सही है, का जो थर्ड नंबर सही है ब्राह्मण पत्रिका। ठीक है, तो ब्राह्मण पत्रिका आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1 का नंबर जो सही है ब्राह्मण पत्रिका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है साहित्य लोचन साहित्य सहज त्रिवेणी और आलोचना की आस्था। तो इसका राइट आंसर है त्रिवेणी। जो त्रिवेणी है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, क्लास 12 में 2022 में आई हुई क्वेश्चन है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है वो त्रिवेणी रचना है। आपको दिखाने किस प्रकार से अपनी कॉपी पर लिखना है। देखिए कॉपी पर, तो आपको इस प्रकार से लिखना है कि खा नंबर का जो तीसरा है वो त्रिवेणी, खा नंबर का तीसरा सही है त्रिवेणी। इस प्रकार से आपको लिखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर का है कि कर्मभूमि किस विधा की रचना है। तो कर्मभूमि किस विधा की रचना है। कर्मभूमि उपन्यास, निबंध, कहानी और आलोचना। ठीक है, तो कर्मभूमि जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। आपको किस प्रकार से लिखना है। उपन्यास विधा की रचना है कर्मभूमि। कमेंट करके बताना कि कर्मभूमि किसकी लेखक है, इसके कौन से लेखक हैं। ठीक है, तो देखते हैं कॉपी पर। तो यहाँ पर गा नंबर का पहला सही है, उपन्यास विधा की रचना। आपको लिखना है गा नंबर का एक उपन्यास। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अड़ा नंबर की महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है कवि वचन सुधा, उचित वक्ता, भारत मित्र और सरस्वती। तो इसका राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संपादित पत्रिका है वो है सरस्वती पत्रिका। ठीक है, इसका राइट आंसर है सरस्वती IB नंबर। तो किस प्रकार से लिखना कॉपी पर देखते हैं अड़ा नंबर का आंसर। तो यहाँ अड़ा नंबर का जो आंसर है सरस्वती, अड़ा नंबर का जो आंसर है चौथा नंबर सरस्वती। ठीक है, अड़ा नंबर का आंसर है सरस्वती। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझकर नहीं बताया घा नंबर को, क्योंकि कुछ विद्यार्थी पेपर को हल करते समय क्वेश्चन भूल जाते हैं, तो उनको नंबर की काउंटिंग किस प्रकार से करनी चाहिए। अब मैं अड़ा नंबर के बाद घा नंबर को हल करके बताता हूँ किस प्रकार से आपको लिखना है। घा नंबर भागवत प्रसाद के लेखक है नंबर 1 जैनंद कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय और विद्यानिवास मित्र। जो भागवत प्रसाद के लेखक है जैनंद कुमार जी हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से लिखना घा नंबर का आंसर। विद्यार्थी देख सकते हैं कि घा नंबर का पहला नंबर सही है जैनंद कुमार। आपको इस प्रकार से लिखना है। तो ये चलते हैं आपको प्रश्नोत्तर संख्या 2 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नोत्तर संख्या 2 में कह रहा है कि दो का पद्मावत का रचना काल है। पद्मावत का रचना काल है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो पद्मावत का जो राइट आंसर है वो भक्तिकाल है। पद्मावत का जो राइट आंसर है भक्तिकाल। पद्मावत के लेखक हैं, कमेंट करके बताना कि पद्मावत के लेखक कौन से हैं। तो देखने किस प्रकार से लिख रहे हैं दो का। विद्यार्थियों आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 2 का पर पहुंच चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें लिखा कि पद्मावत का जो रचना काल है कौन सा है। पद्मावत का जो रचना काल है वो कौन सा। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। पद्मावत का जो रचना काल है वो भक्तिकाल। तो देखिए किस प्रकार से लिखते हैं कॉपी पर देखते हैं। कॉपी पर देखते हैं। तो यहाँ लिखना का नंबर का जो सेकंड नंबर सही है भक्तिकाल। इसका राइट आंसर है भक्ति काल। यहाँ थोड़ा इधर हो गया तो उसको छोड़ दीजिए। यहाँ का जो सेकंड नंबर है वो भक्ति काल। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरोज स्मृति की रचयिता है। सरोज स्मृति की रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी, नटराज, शंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और अंग्रेजी है। तो सरोज स्मृति की जो रचयिता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी है। सरोज स्मृति की रचयिता है निराला जी। देखिए किस प्रकार से लिखते हैं कॉपी पर। तो ख नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस प्रकार से आपको लिखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस प्रकार से आपको लिखना है। 2 का ख नंबर डाल के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसका जो राइट नंबर है उसको डालना है और जो विकल्प ठीक है उसको लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर गा को पढ़ते हैं। निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि नहीं है। तो ऑप्शन दे दिया है कि नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो आपको पता है छायावादी कवि नहीं है। नहीं शब्द को बहुत ध्यान में रखना है कि नहीं है। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद छायावादी की कवि हैं, पर नागार्जुन जो हैं ये छायावादी की कवि नहीं है। तो ग नंबर का राइट आंसर है नागार्जुन। तो आपको किस प्रकार से लिखना है देखिए कॉपी पर।
तो गा नंबर का जो राइट आंसर है वो पहला गा नंबर का पहला नागार्जुन। आपको इस प्रकार से लिखना है, बोर्ड में जाके टेक्स्ट बहुत तगड़ा देखे, ठीक है। तो नागार्जुन आपको इस प्रकार से लिखना है कि गा नंबर का पहला सही नागार्जुन, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर पर पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से रीत काल के किस कवि को वीर रस की रचना की है? मतलब रीत काल के किस कवि ने वीर रस की रचना की, मतलब अपने रचना में वीर रस का उत्थान किया है। तो वीर रस की रचना की है घनानंद, पद्माकर, बिहारी और भूषण। तो इसका राइट आंसर घनानंद ने अपने जो है कवि घनानंद ने जो अपनी रचना में वीर रस का उत्थान किया है। तो इसके राइट आंसर है घनानंद, ऑप्शन नंबर एक घ का ए, ठीक है। किस प्रकार से देखते लिखते कॉपी पर? तो घ नंबर का ए राइट आंसर आ जाएगा कि घनानंद, ठीक है। आपको इस प्रकार से लिखना, आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने दूसरा वीडियो बनना है इस टॉपिक के ऊपर कि किस प्रकार से कापी लिखी जाती है, ठीक है। तो घ नंबर का पहला जो राइट आंसर है घनानंद, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में बहुत बार रिपीट हो रहा है, पता PYQ में लगातार बन रहा है क्वेश्चन। तो 2 नंबर के सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर पहुंच गए हैं कि तार सप्तक के संपादक है। तार सप्तक के संपादक इसमें पूछता है, तार सप्तक के संपादक है प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक के लेखक रचयिता कौन है, ठीक है। जिसका राइट आंसर है तो तार सप्तक के संपादक है अज्ञे, धर्मवीर भारती, दिनकर और गिरिजा कुमार माधव। जिसका राइट आंसर तार सप्तक के संपादक है वो अज्ञे जी हैं, सच्चिदानंद है इनका पूरा नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद बसायन अज्ञे। तो आपको किस प्रकार से लिखना है कि लड़ाका पहला अज्ञे, ठीक है। दिखाते हैं कॉपी पर किस प्रकार से आपको लिखना है। तो ड़ा नंबर का ए अज्ञे जी आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। तो आई होप आशा करता हूँ कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें गद्य खंड को हल करेंगे, ठीक है। तो बताते हैं किस प्रकार से हल करना है और किस प्रकार से लिखना है, आपको कोई ज़्यादा खास लिखना नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं। विद्यार्थियों आ गए हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 3 पर। दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब गद्यांश के आधारित पर प्रश्नों के उत्तर देना। जितने हम गद्यांश करवा रहे हैं PYQ के उतने ही गद्यांश करके जाइए। यही गद्यांश रिपीट हो रहे हैं क्योंकि जन का प्रवाह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 5 से 6-7 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। 2022, 23, 24, 25 हर सेट में आता है, इस साल भी आएगा। पर इसमें जिला डिस्ट्रिक्ट चेंज कर दिया जाता है, कभी इटावा या औरैया या कानपुर देहात या बरेली या झांसी कहीं जिला में लगा देगा, पर ये आता जरूर, ठीक है। तो देखते हैं इसको किस प्रकार से लिखना है। मैंने इसको पिछली वीडियो बताया कि जन का प्रवाह का अनंत होता है। एक बार इसको पढ़ लेना, बहुत स्पीड से। जन का प्रवाह अनंत होता है, शायद वर्षों में भूमि के राष्ट्रीय जन के तदाम प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः भुवन के अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव के पार करने के बाद राष्ट्रीय निवासी जन नई उठती लहरों को आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सतत वही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसे कर्म और श्रम के उत्थान करने के घाटों का निर्माण करना होता है। आपको इस प्रकार से पढ़ लेना, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से लिखना, देखिए पहले किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो विद्यार्थी सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 3। प्रश्नोत्तर संख्या 3, प्रश्नोत्तर संख्या 3 आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का मैं आपने बताया कि स्टार्टिंग के 2 शब्द डॉट 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 करके अंत के 2 शब्द दिखाते हैं किस प्रकार से। स्टार्टिंग के 2 शब्द और अंत के 3 शब्द। जन का प्रवाह स्टार्टिंग के 2 शब्द और अंत के 3 शब्द करना होता है। स्टार्टिंग के 2 शब्द और अंत के 3, जिससे अट्रैक्शन लगे और एग्जामिनर को ये पता चले कि आपने इस गद्यांश को लिखा है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से कि स्टार्टिंग के 2 शब्द और डॉट डॉट करके करना होता है, ठीक है। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? तो इसका पहला क्वेश्चन है कि पाठ और शीर्षक और लेखक के नाम लिखिए। मतलब पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम आपको लिखना है। तो पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको ज़्यादा याद करना नहीं। स्टार्टिंग से 3 पाठ के लेखक और शीर्षक आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो इसका है जन का प्रवाह अनंत होता है, तो ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। उसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है और राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया। तो किस प्रकार से लिखते कापी में देखते हैं इसको। देखिए पाठ का शीर्षक इस प्रकार से लिखना है, राष्ट्र का स्वरूप इन्वर्टेड कॉमा में बंद। इससे अट्रैक्शन बहुत तगड़ा लिखे, ठीक है। पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, इसमें यहाँ पे लिखना है कि लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इसका 1 नंबर, इसे आपका 1 क्वेश्चन नंबर पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। ये 10 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। सबसे सिंपल यही होता है हिंदी पेपर में मार्क अचीव करने के लिए, ठीक है। तो जन का प्रवाह करना होता है इस प्रकार से। ये पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इससे आपको लिख देना, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसमें लिखा है कि जन का प्रवाह, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर खा नंबर पढ़ते हैं कि जन का प्रवाह का आशय लिखिए। तो जन का प्रवाह का आशय लिखिए। जन का प्रवाह हमें पद्यांश में यहाँ से लिख रहा, तो यहाँ से लगा के जहाँ तक लास्ट लाइन हमको दिख रही है वहाँ तक आपको उतार देना और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ जन का प्रवाह अनंत होता है, 27 वर्षों में भूमि के राष्ट्रीय जनों में तदाम प्राप्त किया है। आपको यहाँ से लगा करके
यहाँ से और यहाँ तक लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है। क्योंकि ख नंबर का राइट आंसर जन का प्रवाह का आशय, तो लिख दें जन का प्रवाह का अनंत होता है। 60 वर्षों में भूमि के राष्ट्रीय जन में तदाम प्राप्त किया है, बस आपको इतना लिख देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से लिखते हैं इसको। ख नंबर उत्तर का लिखना, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्र वर्षों में भूमि के साथ सभी राष्ट्रीय जन में तदाम प्राप्त किया है। आपको इस प्रकार से लिखना है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है। आपको बिल्कुल इस प्रकार से ही लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी प्रकार से पद्यांश में पढ़कर ही उनके उत्तर देना है, ठीक है। अपने तीर से कोई उत्तर नहीं देना, कुछ शब्द वर्ड जो होते हैं अपने पास से जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। पर जो वो पद्यांश होते हैं उनमें अपने तरीके से व्याख्या करने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ग पर हम आ चुके। भूमि के साथ किसने तदाम प्राप्त किया है। क्वेश्चन है कि भूमि के साथ किसने तदाम प्राप्त किया है। तो ये इसका आंसर इसी पद्यांश में देखिए लिखा है कि भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदाम प्राप्त किया है। तो आपको इतना ही राइट आंसर लिख देना है कि भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदाम प्राप्त किया है। आपको इतना ही लिख के जाना, ठीक है। दिखाते हैं किस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है, और जितना मॉडल पेपर हल करवा रहे हैं इसी प्रकार से आपको हल करना है, ठीक है। देखते हैं कैसे लिखना है। तो ग नंबर का राइट आंसर है भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदाम प्राप्त किया है। तो भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदाम प्राप्त किया, आपको इस प्रकार से ग नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट, तो विद्यार्थियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन का जीवन किस तरह है। घ नंबर का राइट आंसर देखते हैं, जन का जीवन किस तरह है। तो इसी का क्वेश्चन का आंसर इसी में छाड़ना है, किस जीवन किस तरह है, ठीक है। तो ये वाली लाइन आपको पढ़ के दिखाते हैं कि किस जीवन किस तरह है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन के अमृत से भर देती हैं, तब तक जन का जीवन अमर है। आपको इस जगह से यहाँ तक लिख देना है, अमर है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस जगह से इस जगह तक लिख देना, आपका राइट आंसर हो जाए। किस प्रकार से काफी में लिखते हैं देखिए, किस प्रकार से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, ठीक है। देखिए किस प्रकार से लिखना। तो ग नंबर का राइट आंसर कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः भुवन से अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, जिससे आपके ये 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और उसमें लास्ट क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या करना, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक। दिखाते हैं किस प्रकार से लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। बड़ा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, जहाँ जिस पर ये लाइन बनी उन शब्द की आपको व्याख्या करके बताना है किस प्रकार से व्याख्या की जाएगी। तो दिखाते हैं किस प्रकार से व्याख्या की जाएगी। आपको बड़ा नंबर में हेडिंग लगेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। आपको इस प्रकार से लिखना है कि पढ़ने वालों को इस प्रकार से लगे कि हाँ इसमें कुछ व्याख्या का कुछ मूल्यवान शब्द इसमें जुड़े हैं, ठीक है। देख पढ़ते हैं क्या। लेखक अग्रवाल ने बताया कि जो मानव जीवन का प्रवाह अनंत है, मानव जीवन जो है वो अनंत है, अर्थात समाप्त ही न होने वाला है, अर्थात समाप्त नहीं होगा। हजारों वर्षों से राष्ट्रीय लोगों ने तदाम प्राप्त किया, मतलब हजारों लोग लाखों वर्षों में तदाम प्राप्त किया। आपको इस प्रकार से लिख देना, ठीक है। कुछ शब्द को बदलना है, बाद बाकी सब वही रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 10 नंबर कंप्लीट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार क्या लिखा है। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। जन का प्रभाव वाला इसमें एक अथवा दिया, मैं दोनों में से एक कर रहा था, मैंने इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 पहुँचते हैं कि दुख की पिछली रजनी वाले में, ये पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन है, और एक ये दोनों में से एक है। मैं इसको करके आपको दिखाऊँ किस प्रकार से आपको बोर्ड कॉपी में लिखना है और किस प्रकार से इसके राइट आंसर देने, ठीक है। देखिए लिखा है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दुख की पिछली रजनी के बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह छीन नील छिपाए है, जिससे सुखगात जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये दिया जाएगा। बहुत सिंपल होते पदन से भी आपका 10 नंबर में आता है, ठीक है। आप इसको हल्का हल्के में मत लें बिल्कुल। तो देखते किस प्रकार से आपको लिखना। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कवि और कविता का नाम। 1 नंबर आपसे बिल्कुल, 2 नंबर यहाँ से आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। कवि और कविता का नाम आपको बताना है किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो दिखाते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है कॉपी पर। तो ये इसके कवि कवि हैं जिसको मैथिली शरण गुप्त, और ये कविता है जो कैकेयी अनुताप से लिया गया। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैकेयी अनुताप से लिया गया और ये मैथिली शरण गुप्त जी का लिखा हुआ पाठ है, ठीक है। तो किस प्रकार से आपको लिखना दिखाते हैं कॉपी पर। सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 4। प्रश्नोत्तर संख्या 4 को लिखने के बाद इसमें मैंने बताया कि गद्यांश और पद्यांशों को हल करने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 शब्द दुख या की पिछली या दुख लिख सकते हैं, डॉट 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 करके भूल। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया कि दुख डॉट 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 भूल, इस प्रकार से आपको लिख देना, जिससे अट्रैक्शन बहुत तगड़ा दिखे कि आपने पद्यांश को हल किया, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या का को देखते हैं कि का नाम पूछ रहा है कवि का नाम और कविता का नाम। तो लिखना है कवि का नाम और कविता का नाम। कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त और कविता का नाम कैकेयी अनुताप। आपको इस प्रकार से लिख देना है कैकेयी अनुताप, ठीक है। इस प्रकार से लिख देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन खा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रद्धा किसके हताश मन से प्रेरणा दे रही है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया है कि
क्वेश्चन दिया कि श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही, तो श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। आपके 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट होंगे। इसमें आपको लिखना है कि श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। देखने किस प्रकार से लिखना है, ख नंबर का आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका ये। लिखना है कि श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। श्रद्धा मनु के हताश मन से प्रेरणा ले रही है, दे रही है। ठीक है, आपको इस प्रकार से लिख देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। यहाँ मनु को इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ग नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रजनी किसका प्रतीक है। रजनी किसका प्रतीक है, तो रजनी का मतलब होता है निशा, रजनी, रात्रि, अर्थात ये रात का प्रतीक है। ये काली अंधेरी दुख की रात का प्रतीक है। आपको किस प्रकार से लिखना है कि ये ग नंबर रजनी किसका प्रतीक है, तो काली अंधेरी दुख की रात का प्रतीक है। देखिए दिखाते किस प्रकार से आपको लिखना है। ये ग नंबर का आंसर डालेंगे। रजनी जो है दुख की रात का प्रतीक है। रजनी जो है वो दुख की रात का प्रतीक। आपको बहुत लंबे लंबे आंसर नहीं लिखना, बहुत सिंपल से आंसर लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है कि रजनी जो है दुख की रात का प्रतीक है। आपको इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे 2 4 2 6 नंबर आपके कंप्लीट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुख का नवल प्रभात कब आता है। ठीक है, सुख का नवल प्रभात, सुख का सवेरा कब आता है, तो जब सुख का नवल प्रभात तब आता है जब दुख भरी रजनी बीत जाती है, तब सुख का नवल प्रभात आता है। आपको इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, अपनी भाषा में लिखकर कि जब सुख का नवल प्रभात आता है कब, जब दुख भरी रजनी बीत जाती है, दुख भरी रजनी चली जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। किस प्रकार से कॉपी में दिखाते हैं, इस प्रकार से देखिए। घ नंबर का क्वेश्चन देखें कि दुख से भरी काली रजनी, दुख से भरी काली रजनी के बीतने के बाद, दुख से भरी काली रजनी के बीतने के बाद एक नवल प्रभात आता है। आपको इस प्रकार से सिंपल शब्दों में आप आंसर लिख देना। ठीक है, आपके यहाँ पर 10 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें 8 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर 2 नंबर की आपकी व्याख्या आएगी। ठीक है, किस प्रकार से व्याख्या आपको लिखनी दिखाते हैं। व्याख्या किस प्रकार से आपको लिखनी है। विद्यार्थियों में व्याख्या तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, पर व्याख्या के लिए मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन पर से आपको याद करके ही जाना और सिंपल शब्द में याद करके जाना। कुछ विद्यार्थियों को कहना उसमें लंबी लंबी हेडिंग लगाना, ये लगाना, ये कुछ नहीं लगाना, आपको केवल 3 हेडिंग लगाना है। नंबर 1 दिखाते किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या 5 नंबर में आता है जीवन परिचय। ठीक, प्रश्नोत्तर 5 का इसमें लिखना डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय किस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जीवन परिचय एक बार पढ़ते हैं किस प्रकार से। इसमें 3 हेडिंग लिखती है, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाएं। ठीक है, 3 हेडिंग लिखती हैं। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं क्या आगे। जीवन परिचय कितने सुंदर और सरल शब्दों में लिखा है। पढ़ते हैं एक बार इसको। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ, बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ, तो बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इनके जो पिता का नाम है अनमोल द्विवेदी था। इनके पिता का जो नाम है अनमोल द्विवेदी था और इनकी माता का नाम ज्योति कली था। ठीक है, इनकी माता जो थी ज्योति कली था, इन ज्योति कली थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर ही हुई थी, मतलब ये घर पर ही पढ़े लिखे थे। ठीक है, इन्होंने घर पर ही प्रारंभिक शिक्षा की थी। ठीक, घर पर प्रारंभिक शिक्षा की। सन 1957 ईस्वी में, सन 1957 में भारत सरकार द्वारा इन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, अर्थात पद्म भूषण को से इनको सम्मानित किया गया था, क्योंकि ये बहुत अच्छे साहित्यकार थे। ठीक है, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया जाता है। आपको ये सन याद करके जाना। ठीक है, 1907 में इनका जन्म हुआ था बलिया जिले के दुबे के छपरा नामा गाँव में। इनकी माता जी का नाम था ज्योति कली। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था अनमोल द्विवेदी। भारत सरकार द्वारा इन्हें 1957 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और 1979 ईस्वी में, सन 1979 में यह हिंदी का साहित्य महान साहित्य चिर निद्रा में सो गया। देखिए, हिंदी का महान साहित्य चिर निद्रा में सो गया, अर्थात इनका निधन हो गया क्या, सन 1979। आपको इस प्रकार से लिखना सिंपल भाषा में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या कह रही है। साहित्य परिचय, इसको साहित्य परिचय, इसमें आता है कि जीवन परिचय और साहित्य परिचय और रचना। ठीक है, आपको इसमें 3 प्रकार की चीज़ लिखनी है और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, इसको लंबा बहुत मत कीजिए क्योंकि आपको पेपर छूट जाएगा। ठीक है, समय बहुत कम मिलता है। साहित्य परिचय, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान साहित्यकार थे। वे एक संपादक थे, लेखक थे, उपन्यासकार थे। समय का मतलब लगाना है कि एक संपादक थे, लेखक थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे, कहानीकार थे तथा एक नाटककार भी थे। कौन कौन थे, कि लेखक थे, उपन्यासकार थे, संपादक थे, कहानीकार थे, नाटककार थे और निबंधकार थे। इनके साथ साथ वे एक कुशल प्रशासक और एक अच्छे अध्यापक अर्थात शिक्षक थे। इन सबके साथ साथ वे एक कुशल प्रशासक और शिक्षक थे। एक शिक्षक थे। ठीक है, उन्होंने अपनी साहित्य रचनाओं में अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथों की रचना की, मतलब उन्होंने अपनी रचनाओं में अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथों की रचना की। ठीक है, अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथों की रचना की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी रचनाओं में, साहित्य रचनाओं में जो है अभिनव भारती और विश्व भारती ग्रंथों की रचनाओं को सम्मिलित किया। ठीक है,
उन्होंने अपनी रचनाएं हिंदी या व उर्दू भाषाओं में की, मतलब उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अपनी रचनाओं को लिखा। ठीक है, दोनों रचनाओं को लिखा। इन्हें हिंदी साहित्य का प्रकांड विद्वान पंडित माना जाता है। ठीक है, ये हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान तथा पंडित थे। ठीक है, अब यहाँ पर हेडिंग लगानी है इनकी प्रमुख कृतियाँ हेडिंग लगानी है आपको। तो लिखना कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, उन्होंने अपनी साहित्य रचनाओं में निम्न कृतियों का उल्लेख किया। निम्न कृतियों का उल्लेख किया आपको इस प्रकार से लिखना है। देखिए कौन कौन सी कृतियाँ किस प्रकार से लिखनी। तो देखिए सबसे पहले निबंध। निबंध हेडिंग करके लिखने हैं कुटज, कल्पलता, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा और इत्यादि। मतलब इनकी जो ये रचनाएं हैं ये सब निबंध की कैटेगरी में आती हैं। कौन कौन सी? कुटज, कल्पलता, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा इत्यादि। इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की इसमें नेक्स्ट है कि उपन्यास। उपन्यास में कौन कौन की? बाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा। आपको इस प्रकार से लिखना है कि बाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा जो है इनका उपन्यास है। ठीक है, इतिहास में देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। इतिहास में इन्होंने लिखा कि हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, यहाँ पर आलोचना साहित्य में देखते हैं कि साहित्य, सहचर, सूर साहित्य और कबीर। इस प्रकार से यहाँ पर अब कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जीवन परिचय को बताया किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।